देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार जयकृष्ण झा सर हैं और प्रशांत किशोर के खेल को समझने की कोशिश हम करेंगे। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और उनकी नई पार्टी को लेकर परसेप्शन ये है या आम चर्चा ये है बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि प्रशांत किशोर बीजेपी के ही हथियार हैं और जिस तरीके से चिराग मॉडल का इस्तेमाल बीजेपी ने किया था नीतीश के खिलाफ 2020 के विधानसभा चुनाव में, अब की बार चिराग की जगह प्रशांत किशोर ने ले ली है। खेल नीतीश कुमार के साथ ही होना है और प्रशांत किशोर अगर 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे जैसा कि उन्होंने ऐलान किया है और नीतीश कुमार अगर भाजपा के साथ रहते हैं तो प्रशांत किशोर के इस खेल का नुकसान नीतीश कुमार को ज़्यादा होगा, आरजेडी को भी होगा लेकिन जेडीयू को ज़्यादा होगा, ऐसी चर्चा है। सर बेहतर तरीके से बताएंगे क्या खेल है और सवाल ये है कि वाकई क्या प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच मैच फिक्स है। बहुत चर्चा है सर, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम 242 नहीं 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक तो चर्चा यह है कि बिना किसी संरक्षण के, बिना किसी सह के क्या प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा फैसला लिया, और अगर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान ज़्यादा किसका होगा, बीजेपी का कितना होगा, जेडीयू का कितना होगा एनडीए में। और सवाल ये है कि प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच क्या मैच फिक्स है। कई तरह के सवाल हैं प्रशांत किशोर को लेकर। देखिए, कयास लगाए जा सकते हैं जी। कोई पक्की सूचना है नहीं कि हम किसी पर ये कह दें कि भाई वो बी टीम है या मैच फिक्स है, ये तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन कई तरह की जो चर्चाएं हैं और जो तस्वीर दिख रही है तो उसमें बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन 1-2 बातें तो ऐसी हैं जो कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। पहली बात तो ये है कि 243 सीट यानी बिहार विधानसभा के सभी सीटों पर जो प्रस्तावित जन स्वराज पार्टी है प्रशांत किशोर जी की, वो चुनाव लड़ेगी। कई लोग उसमें शामिल हुए हैं, उनका कहना कि कई बड़े चेहरे अभी और शामिल होंगे। इसमें ये चर्चा है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने जो अपना वो नौकरी छोड़ दिया है वो भी उस पार्टी में जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ आपको ये देखना होगा कि प्रशांत किशोर जी के लिए खोने वाली कोई बात ही नहीं। नई पार्टी शुरू करेंगे और एक उनकी अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत जो है यहाँ से होने जा रही है। तो जब व्यक्ति को खोने का डर न हो तो वो बिंदास होकर के फ्री स्टाइल में जो है वो बैटिंग कर सकता है। क्रिकेट में आप देखते होंगे कि जब स्थापित बल्लेबाज ठीक से बैटिंग नहीं कर पाते हैं, कम रन पर आउट होकर चले जाते हैं, तो कुछ हल्ली सब आकर के शतक लगा देते हैं, क्योंकि वो सोचता है कि टीम तो हार ही रही है या टीम संकट में, हमको बिंदास खेलना, और टीम संकट से उभर जाती है। तो ये बातें हैं। लेकिन आप प्रशांत किशोर जी के अभियान को देखेंगे तो शुरुआती अभियान, बीच का अभियान और आज के अभियान में आपको बहुत फर्क नज़र आता है। जो ये बता रहा है कि कहीं न कहीं कुछ बात और है, वो कह कुछ रहे हैं, मन में कुछ और है, होगा कुछ और। शुरुआत से आप देखिए तो वो आरजेडी को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, उसके शासनकाल की यादें लोगों को दिला रहे हैं। उसके बाद नीतीश जी को टारगेट कर रहे हैं, खास करके नीतीश जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, उस पर लगातार जो है अटैक कर रहे हैं। उसकी खामियों के पीछे वो उनको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, जिस पर जदयू के लोग पलटवार भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि शुरुआती दौर में प्रशांत किशोर जी सबको लेकर सुधार की बात कर रहे थे, बिहार के विकास का मॉडल बता रहे थे। लेकिन जैसे जैसे पार्टी लॉन्च करने का समय नज़दीक आ गया तो प्रशांत किशोर जी भी तो फिर उसी ट्रैक पर चले गए जिस पर बाकी राजनीतिक पार्टियां चलती, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये अति पिछड़ा खेमा, ये महादलित, ये दलित, ये मुस्लिम, ये सब चीज़ों, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी पर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी पर जब वो फोकस कर रहे हैं तो इसमें समझने की बात ये है कि मुस्लिम वोट बैंक का प्रबल दावेदार कौन पार्टी है, जदयू और आरजेडी। तो आपने सही कहा कि वो उनके निशाने पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव या आरजेडी जो कह लीजिए वो हो सकते हैं। वो उनकी जितनी बातें हैं, जो अभियान है, उसमें बीजेपी तो कहीं दिख ही नहीं रही, क्योंकि न बीजेपी का वोट बैंक का मामला है, न बीजेपी की नीतियों की बात आ रही है। गाहे बगाहे वो भारत सरकार, मोदी सरकार की नीतियों पर चोट जरूर करते हैं, लेकिन मूल चोट जो है वो बिहार के विकास को लेकर 30 साल 32 साल के शासन प्रणाली पर चोट करते हैं। और उसमें नहीं भूलना चाहिए कि भाई नीतीश कुमार का शासनकाल अगर रहा तो उसमें भाजपा भी समान साझेदार रही है। तो अगर कुछ गड़बड़ियाँ हुई, कुछ गलतियाँ हुई, कुछ नीतियाँ सही नहीं बनी तो उसके लिए तो भाजपा भी जिम्मेदार होगी। तो इसलिए ये एक कन्फ्यूजन की स्थिति है और मुझे लग रहा है कि यही सब है कि मतलब नीतीश जी और आरजेडी को नुकसान हो सकता है।
तो उससे ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर को फायदा हो जाएगा या बीजेपी फायदे में रहेगी। अगर मान लीजिए नीतीश कमज़ोर हो गए तो बीजेपी कमज़ोर हो जाएगी। मान लीजिए नीतीश जी को 2020 की तरह 40 सीट आ जाए, बीजेपी को 80 सीट आ जाए, तो आप नीतीश कुमार की भूमिका और बढ़ेगी, क्योंकि जोड़न की जरूरत पड़ेगी। आज भी क्या है कि वही 42-43 सीट लेकर के चाहे सरकार महागठबंधन की बने या एनडीए की बने, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। तो यहाँ पर कुछ न कुछ कन्फ्यूजन है और प्रशांत किशोर जैसे तेज तर्रार व्यक्ति सब कुछ जान रहे होंगे। तो अब इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, ये आने वाले दिनों में खतरा नीतीश कुमार को लेकिन है निश्चित रूप से। इसीलिए देखिएगा कि एग्रेसिव होकर के वो नीतीश के खिलाफ बोलते हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हैं, लालू प्रसाद जी के खिलाफ बोलते हैं, आरजेडी के खिलाफ बोलते हैं, जदयू शासन प्रणाली पर बोलते हैं, लेकिन बीजेपी पर बहुत कम बोलते हैं। और कम बोलते हैं तो अभी 2 दिन पहले जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है कि सम्राट चौधरी ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि जो माफियाओं से पैसा लेता हो वो उसको हमसे सवाल पूछने की हिम्मत कैसे होगी। यानी बीजेपी एक तरीके से देख रही है कि कभी कभी पलटवार करना है ताकि लोगों के बीच ये मैसेज ना जाए कि बीजेपी प्रशांत किशोर की एक्टिविटी पर खामोश क्यों। तो कहीं ना कहीं कोई सवाल है क्या, इसलिए ये थोड़ा सा नोक झोंक सकते हैं।